अक्सर आपने सुना होगा कोई हत्यारा गुनाह के राज को छुपाने की साजिश रचता है, लेकिन एक शख्स खुद को हत्यारा बताने पर तुला था, जो सबके सामने खुलकर कहता है कि उसने एक लड़की का कत्ल किया है। अब 2 लोगों का और कत्ल करेगा, ये बात भी उसकी तरफ से कह दी गई थी। आखिर कत्ल की धमकी क्या है? इस धमकी का कनेक्शन जुड़ा वाटरफॉल में मिली बोरे में बंद लाश से। बोल रहा था वो आदमी कि मैं हाथ में प्लास्टिक डाल के उसको मारा था। फिर एक संजय मेरा जीजा है, फिर उसको भी बोल रहा था कि वो आदमी को भी मैं मार के फेंकूंगा, और मेरा एक छोटा बहन है उसको भी मार के फेंकूंगा, ऐसे बोल रहा था। वाटरफॉल में लाश की मिस्ट्री, लड़की का सुसाइड, वो कहे कातिल मैं हूं। अभी मैंने एक कत्ल किया है, 2 कत्ल करना बाकी है, अब तुम्हारी बारी। वाटरफॉल में लाश, कत्ल की अजीब वारदात। एक कत्ल, 6 कातिल, लाश का खुल गया राज। तारीख 22 जुलाई, जिस तारीख ने पुलिस की पेशानी पर भी बल ला दिया था, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी थी। वाटरफॉल में 2 बोरे में बंद लाश मिली थी। पहले तो ये खबर लगी कि ये टुकड़ों वाली लाश है, 2 बोरों में बंद और प्लास्टिक के बैग में पैक, लेकिन असल में कहानी कुछ और ही थी। इस वाटरफॉल में मिली लाश टुकड़ों में नहीं थी, बल्कि 2 बोरों में बंद थी, जिस पर प्लास्टिक का तिरपाल चढ़ा था। जशपुर के नारायणपुर थाना इलाके के छुरीघाग वाटरफॉल में आखिर किसकी हत्या करके कत्ल के राज को छुपाने के लिए लाश को यहाँ फेंका गया था? इस वारदात में 6 रिश्तेदार मिलकर कत्ल करते हैं। 6 लोगों ने मिलकर किसी की जान ली थी और राज को छुपाने के लिए बाइक में लाश को लाए और छुरीघाग वाटरफॉल पर फेंक दिया। अब हत्यारे से सुनिए कत्ल का कबूलनामा, आखिर कैसे हत्या की थी। बस मुक्का से मार दिया, वो गोविंद मेरा जीजा, उसके बाद में संजय मेरा जीजा और मैं दोनों रस्सी पकड़ के उसको किए। फिर बोरे में भर दिए सर, वहीं पे जहां हम लोग को मारे वहीं पे भर दिए बोरे में। संजय और मैं भरा था दोनों आदमी। उसके बाद में भर दिए, फिर गाड़ी में बैठा के वो नदी तरफ ले गए, छुरीघाग बोलते हैं वहाँ, फिर वहाँ फेंक दिए उसको। कैसे मारा ये सुन लिया, लेकिन कत्ल किसका हुआ था? दरअसल इस केस में पुलिस गुमशुदा लोगों की तलाश कर रही थी, और इसी बीच जिस वाटरफॉल में लाश मिली उसका कनेक्शन जुड़ा सोन क्यारी पुलिस चौकी के झरगांव से लापता हुए रामचंद्र नगेशिया से, जो आखिरी बार गमी में गया था। मृतक रामचंद्र नगेशिया 20 जुलाई को अपने घर से गांव के एक दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकला था। इसके बाद वो लापता हो गया। इसके बारे में पुलिस ने पता किया कि इसकी किसी से विवाद था या अन्य कोई बात थी, तब जाकर पता चला कि उनके गांव के ही सस्तूराम से उसका विवाद हुआ था, जो कि सस्तूराम की बेटी के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या की गई थी। उसका क्रियाकर्म और उसके बाद जो श्राद्ध का कार्यक्रम चल रहा था उसमें ये शामिल हुआ था, और शराब के नशे में बार बार सस्तूराम एवं उसके परिवार को मार देने की धमकी दे रहा था। कत्ल की अजीबोगरीब वारदात, जिसमें मृतक से इन हत्यारों की कोई रंजिश नहीं थी, बल्कि मृतक रामचंद्र नगेशिया झरगांव में जिस घर में गमी के कार्यक्रम में गया था, वहां उसने कुछ ऐसा कहा कि सब सुनकर दंग रह गए। आरोपी बसंत राम ने बताया कि उसकी बहन रूपती ने सुसाइड कर लिया था, और रामचंद्र नागेशिया जो कह रहा था कि उसने रूपती की हत्या की है। उसके बाद
उसी के परिवार के 2 लोगों का और कत्ल करेगा। इससे तैश में आए गमी वाले परिवार ने रामचंद्र नागेशिया की हत्या कर दी। जी सर, ये हुआ था कि वो आदमी हम लोग को धमकी चमकी दे रहा था मारने का, और वो पी के आया था हम लोग के घर। तो फिर बोल रहा था कि तुम्हारा जो मतलब एक मेरा बहन थी, मेरे से जस्ट छोटी वाली, वो डेथ हो गई, तो फांसी लगाई थी वो। तो उसको बोल रहा था वो आदमी कि मैं हाथ में प्लास्टिक डाल के उसको मारा था। फिर एक संजय मेरा जीजा है, फिर उसको भी बोल रहा था कि वो आदमी को भी मैं मार के फेंकूँगा, और मेरा एक छोटा बहन है उसको भी मार के फेंकूँगा, ऐसे बोल रहा था। तो फिर हम लोग को गुस्सा लगा सर। वो पी के ही आया था हम लोग के घर में, वो गमी बोलते हैं उसका दूसरा दिन। उस दिन वैसे ही उल्टा पलटा बोल रहा था, तो हम लोग उसको मार दिए। अपने घर में ही रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या किए और लाश को छुपाने की नीयत से बोरे में भर कर और मोटरसाइकिल से वाटरफॉल तक ले गए और उसको जो है पानी में डाल दिया। दरअसल मृतक शराबी था और शराब के नशे में उसने जान से मारने की धमकी दी, जिस धमकी ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। जशपुर से दीपक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब नर्मदापुरम से अगली बड़ी खबर, जहां धर्म विशेष के लोगों ने झंडे हथियार लहराए हैं। मंदिरों के सामने झंडे हथियारों को लहराने का एक वीडियो निकलकर सामने आया, जो कि अब लगातार वायरल होता हुआ विश्व प्रसिद्ध सेठानी घाट पर झंडे हथियार लहराए गए। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध दर्ज करवाया है। हिंदू संगठन की प्रशासन से अपील है कि भविष्य में इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो। बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए भी पहुंचने वाले हैं, ये जानकारी भी सामने आई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होती हुई। धर्म विशेष के लोग जो कि सेठानी घाट पर पहुंचकर झंडे और हथियार लहरा रहे थे। सहयोगी शैलेंद्र कौरव हमारे साथ नर्मदापुरम से जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, क्या है पूरी घटना, अभी तक क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से? जी, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें धर्म विशेष के लोग मां नर्मदा के सेठानी घाट पर पहुंचे हैं, झंडे लहराए जा रहे हैं और विभिन्न प्रकार के शस्त्र जो हैं उनका भी प्रदर्शन किया जा रहा है। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हिंदू संगठनों ने इस पर घोर आपत्ति दर्ज कराई और आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हुए हैं तमाम हिंदू संगठनों के लोग। उनका कहना है कि सेठानी घाट मां नर्मदा का विश्व प्रसिद्ध घाट है, इसके साथ ही भारतीय संस्कृति या सनातन समाज की आस्था का प्रतीक है। वहां पर इस प्रकार की गतिविधियों का होना अपने आप में सामाजिक माहौल बिगाड़ने का संदेश देता है और इन सभी चीजों पर रोक लगाई जाए। और जो ज्ञापन सौंपा जा रहा है आज कलेक्टर को, उसमें भी ये मांग की जा रही है कि सेठानी घाट या किसी भी धार्मिक स्थल पर इस प्रकार की गतिविधि ना हो, जिससे शहर का जो वातावरण है वो शांति ही बना रहे। शैलेंद्र, पहले कोई विवाद की स्थिति क्या नर्मदापुरम के किसी हिस्से में देखने को मिली, जो इस तरह से यहां पर लोग पहुंचते हैं, हथियार लहराते हैं खुलेआम? देखिए, मां नर्मदा का जो घाट है वो सनातन समाज की आस्था का प्रतीक है। विभिन्न पर्वों पर बड़ी संख्या में लोग स्नान करने के लिए आते हैं, लेकिन किसी समाज विशेष के लोग आज तक वहां इस प्रकार से नहीं देखे गए हैं। यह पहली बार इस प्रकार की घटना हुई है जब लोग पहुंचे और झंडे के साथ तलवार और दूसरे शस्त्र भी उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया और इस प्रकार का संगीत भी बजाया गया। तो आज तक इस प्रकार की कोई घटना या गतिविधि नहीं देखी गई है और अचानक से इस प्रकार का वातावरण बनना निश्चित तौर पर जो है वो ठीक संदेश नहीं देता है। और यही मांग ज्ञापन सौंपने वालों जो लोग हैं उनके द्वारा की जा रही है कि सेठानी घाट या किसी भी ऐसे स्थान पर इस प्रकार की गतिविधि ना हो। अभी त्योहार चल रहा है समाज विशेष का और उसी के दौरान इस प्रकार की गतिविधि होने का जो मैसेज है, सूत्रों द्वारा जो जानकारी है वो मिली है। फिलहाल जो तमाम हिंदू संगठनों के लोग हैं वो कलेक्टर कार्यालय पर बड़ी संख्या में एकत्रित हैं। नारेबाजी और प्रदर्शन करके मांग की जा रही है कि इन गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जाए और जो लोग हैं इस कृत्य को करने वाले उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी के लिए। ये वो दर्द है जो यकीनन आपको झकझोर कर रख देगा। डीएनए की अजब पहेली, जिसमें माँ बाप बेटे की अस्थियों का इंतजार कर रहे हैं। उस घर का इकलौता बेटा 4 महीने पहले लापता हुआ था। करीब 1.5 महीने पहले खेत में कंकाल मिला। कपड़ों से माँ बाप ने पहचान की ये उनके बेटे की लाश है। पुलिस ने डीएनए टेस्ट भी करवाया, लेकिन जो रिपोर्ट आई उसे देखकर सब हैरान है। आखिर ये मिस्ट्री क्या है, आप भी देखिए।
हम लोगों के बच्चे की वो कंगाल दी है, जिससे हम उसका अंतिम संस्कार कर सकें। ये दर्द झकझोर देगा। बेटे की अस्थि का इंतजार। मां मांगे इंसाफ, बेटे की अस्थि दे दो साहब। कलेजे के टुकड़े के कातिल वो, जायदाद की जंग ने ली जान। डीएनए की अजब पहेली, रिश्तों का डीएनए। इस परिवार के पास बेटे की तस्वीर के अलावा अब कुछ नहीं है, बची है तो सिर्फ यादें। ये वारदात झकझोर ही नहीं देती, कानूनी पेच में फंसी पुलिस वालों की परेशानी और ममता का दर्द भी बयां करती है। जहां ये मां पुलिस वालों से फरियाद कर रही है, मेरे बेटे की अस्थियां दे दो साहब। मां बाप को 15 साल के इकलौते बेटे के अंतिम संस्कार का इंतजार है। दमोह के पथरिया थाना इलाके के पिपरिया छक्का के रहने वाले लक्ष्मण पटेल और यशोदा के बेटे जयराज की गुमशुदगी की हैरान करने वाली दास्तां है। 10वीं क्लास का स्टूडेंट जयराम 29 मार्च को खेत से घर गया, फिर बाइक सीखने के लिए गया और लापता हो गया। इनके पापा किसान थे, तो वो छुट्टी था तो खेत से गांव आया था, तो इनको छोड़ने खेत गए और खेत से इनको छोड़ के घर आया तो उनके छोटे भाई थे, उनका पुत्र था, उनकी पत्नी थी, तो उनके साथ जी खेत में थे और यहाँ आया तो उन लोगों ने क्या किया ये नहीं पता, कैसे मारा, कहाँ मारा, लेकिन मारा उन्हीं लोगों ने। इधर खाना ना खा, फिर गाड़ी सीखत रहे स्प्लेंडर। उसके बाद फिर वो पता नहीं, फिर 1 घंटा बाद कहाँ चलो साहब है तो और सो घर में ये होती है ना। इसके बाद फिर पता नहीं है, फिर पता ढूंढो, देखो गांव वालों ने ढूंढा था, सब जगह ढूंढ लेकिन नहीं मिलूगा। फिर बड़ी मन्नत से जयराम का जन्म हुआ था। बेटे के लापता होने पर बदहवास माँ बाप ने गांव में पोस्टर लगाए। बेटे की खबर देने वाले को 5 लाख के इनाम का ऐलान किया, लेकिन जय का पता नहीं चला और फिर 14 मई को यह तलाश भी खत्म हो गई। लक्ष्मण के सौतेले भाई दशरथ के खेत पर कंकाल मिला। जिस कंकाल के पास जो कपड़े मिले वो लापता जयराम के थे। लक्ष्मण और यशोदा ने पुलिस को कहा यह कंकाल उनके लापता बेटे का है, लेकिन कानूनी उलझन अभी बाकी थी। डीएनए टेस्ट होना था, लेकिन जब डीएनए रिपोर्ट आई तो सब दंग रह गए। डीएनए रिपोर्ट लक्ष्मण और उनकी पत्नी यशोदा से मैच नहीं हुई। घटना के लगभग 1-1.5 माह बाद जो है एक उन्हीं के भाई के खेत में कुछ अस्थि अवशेष मिलने की जानकारी प्राप्त हुई। तो जो अस्थि अवशेष मिले, अस्थि अवशेष का जो आज की तारीख में अस्थि अवशेष किसका है जांचने का सबसे आधुनिकतम और प्रमाणिक तरीका यह है कि डीएनए टेस्टिंग कराई जाए। तो डीएनए टेस्टिंग कराई गई तो डीएनए टेस्टिंग की रिपोर्ट निगेटिव आई। बाद में पता चला कि बालक जो है आईवीएफ तकनीकी से जन्म हुआ था। अब डीएनए की इस पहेली में पेच क्या है? दरअसल जयराम टेस्ट ट्यूब बेबी था। शादी के 4 साल बाद भी लक्ष्मण और यशोदा बे औलाद थे। तब इंदौर के एक आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से लक्ष्मण की पत्नी को गर्भ धारण कराया गया। 2009 में जयराम का जन्म हुआ। इस केस में डीएनए मैच नहीं होने के पीछे डॉक्टर क्या कहते हैं, सुनिए बायोलॉजिकल पेरेंट्स की इस पहेली को। मान लीजिए यदि स्पर्म डोनेशन है और oocyte डोनेशन है, मतलब अंडे भी पुरुष के शुक्राणु भी डोनेट करके लिए गए हैं और महिलाओं के अंडे भी डोनेट करके लिए गए, तो जो भ्रूण बना है वो दोनों डोनेशन से बना है। तो जो पेरेंट्स ने जन्म दिया है उनसे वो बायोलॉजिकली मैच नहीं करेगा, पर बच्चा उनका कहलाएगा क्योंकि उनने जन्म दिया और आगे की जो भी कहानी है। अब पुलिस की टीम पुरानी पद्धति से सच की तलाश कर रही है। अस्थियों को चंडीगढ़ भेजा गया है जिससे सच सामने आए।
फरियादी पक्ष जो लक्ष्मण सिंह जी हैं उनका ऐसा मानना है कि ये जो अस्थि अवशेष मिले हैं, अस्थि अवशेष उनके बालक के हो सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो हमने दूसरी तकनीक जो पहले यूज होती थी इस तरह के चीज़ों में पहचान स्थापित करने के लिए, उसको सुपरफिशियल इम्पोजिशन कहा जाता है। इसके लिए हमने अस्थि अवशेष जो है वहाँ भेजे हैं चंडीगढ़ के लिए। जैसे ही वहाँ से रिपोर्ट आएगी हम इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। इधर माँ बाप कह रहे हैं कंकाल बेटे का है, उन्हें अस्थियां दे दी जाएं, जिससे वो बेटे को आखिरी विदाई दे सकें। और पुलिस जिस कानूनी उलझन में है उससे तो ये भी नहीं पता ये कंकाल जयराम का है या किसी और का। आखिर कब मिलेगा इस परिवार को इंसाफ? दमोह से आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।